हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। जितने स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस का जो अध्याय फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब कुछ टारगेट 95% है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है पहले ही चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, Fe2O3 + 2Al, यानी कि यहां आपका गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। अब देखो यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब जो ये आपको अभिक्रिया दी गई है ये वाला, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन, सी है वियोजन एंड डी हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो सबसे पहले अगर ये संयोजन अभिक्रिया होता तो यहां दो चीजें मिलकर केवल एक उत्पाद बनाता, तो इसलिए हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन होता तो यहां दो आयनों का विस्थापन होता, लेकिन यहां FeO3 का केवल विस्थापन हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया है बस, तो ये भी नहीं है। वियोजन होता तो यहां एक मतलब अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, अब बात आ गई विस्थापन अभिक्रिया की, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया ही है। क्यों? क्योंकि यहां हमारा O3 जो है वो Al2 हो के साथ विस्थापित हो गया, तो इसलिए हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसा भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो यहां लिखा हुआ है 2FeCl3 + 2H2O + Y gives out 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। तो रासायनिक अभिक्रिया में Y है, Y इसमें क्या है, तो यहां आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कैसे यहां से Y की वैल्यू पता करें। देखो इधर हमारा जितनी चीजें हैं उतनी चीजें इधर भी हैं, लेकिन इधर हमारा थोड़ा सा और ज्यादा है, क्योंकि वही जो ज्यादा है वही Y की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहां हमारा देखो यहां Fe की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहां भी Fe की संख्या 2 है, ठीक है। यहां Cl2 की संख्या 3 दूनी 6 है, यहां हमारा 2 दूनी 4 एंड यहां 2 है 6 है, ठीक है। तो यहां FeCl3 इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। यहां H2 यानी कि H24 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हमारा 2 और 2 4 है, तो ये भी हो गया। अब O हमारा यहां 2 है और इधर हमारा यहां 2 O है, और इधर हमारा कितना है, इधर हमारा यहाँ 4 O है, तो यहाँ हमारा 2 O है ना, ज्यादा है, तो इसलिए हमारा O 2 ज्यादा हो गया। अब यहाँ देखो Y है, यहाँ हमारा S, इधर S नहीं है, इधर S है, तो यहाँ 2 O है और S है, यानी कि SO2 हमारा ज्यादा है। क्या है इधर, SO2 जो ज्यादा है वही Y की वैल्यू होगी। तो यहाँ S है, SO2 है, Cl2 है एंड H2S है, तो यहाँ हमारा जो SO2 होगा वही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये देखो यही आप लोग 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर से तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। देखो लौह का चूर्ण यानी कि Fe और HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 बाहर निकल जाएगा, Cl यानी कि हमारा FeCl बचेगा, तो यानी कि यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। देखो आयरन के साथ Cl जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान भी है, ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाकर पढ़ो बस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न।
तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, देखो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है। अब जब ये वायु की उपस्थिति में होता है तो वायु में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। तो यहां जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है तो फिर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो फिर वो जल्दी जलता नहीं है। तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए साफ किया जाता है ताकि ये जल्दी से जलने लगे। तो थोड़ा सा मैं लिखकर समझा रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां से आया, मैग्नीशियम जब वायु यानी कि वायु से अभिक्रिया करा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा कि सतह को मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ, यहां लिख देना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ, ठीक है, थोड़ा सा लिख देना यहां, साफ करने के लिए दहन, एक बार दहन होना चाहिए, दहन से पहले या फिर दहन से पूर्व इसे रैगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। बस इतना सा आपको समझना है और काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां एक बार और मैं आपको समझा देता हूं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रैगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। अब यहां हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, ये मैं आपको आपके साथ समझाऊंगा। लिखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, जो मतलब जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब इसमें आपको पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, जिसका हम लोग सफेदी करने में प्रयोग करते हैं उस पदार्थ का नाम लिखना है तथा उसका सूत्र लिखना है, ठीक है। और यहां दूसरा है ऊपर यानी कि फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। जो आपको X वाला पदार्थ मिलेगा, जो आपको मिलेगा सूत्र, उसका जल से अभिक्रिया कराना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर का आंसर समझो कि वो हमारा क्या होगा। तो वो हमारा पदार्थ जो है, पदार्थ जो X का नाम है, पदार्थ X का नाम क्या है, वो है हमारा, देखो ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। देखो साइज टाइप का बनाना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं। इसका सूत्र जो होता है स्टूडेंट, वो होता है Ca से कैल्शियम होता है, O से ऑक्साइड होता है। यही हमारा सूत्र हो गया बस, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सोलिड होता है, ठीक है। अगर बगल में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। H2O अर्थात जल, जल हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसका जब आप अभिक्रिया कराओगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस हमें मिलेगा ऊष्मा। ये हमारा मतलब क्या है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये जल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है, बस। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो अब हम लोग समझेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यहां आप लिख देना ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत नहीं होते, ठीक है।
ऑक्सीकृत नहीं होते। जैसे ध्यान से समझना, जैसे जब ये तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा जो होता है ना, ऐसा करने से जो खाद्य पदार्थ है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। जब ये ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होते। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब जब हम ऐसा करेंगे तो जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, वो खराब नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग वसा युक्त या तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? तो ये 3 आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आपको सिलेबस भी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट भी करता हूं और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ा रहा हूं। इतना आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं जीत की, मतलब आपको टॉपर बनने की तैयारी। ठीक है, अभी से अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, सिलेबस भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में अचीव करोगे। ठीक है, तो ये हमारा है अति लघुत्तरीय। अब हमारा लघुत्तरीय है। ठीक है, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उसके बारे में बताना है। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब उत्पाद का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, नाम से भी पता चलता है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण करना। तो बस हो गया। अब एग्जाम्पल आप लोग कहोगे सर समझा दीजिए, तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं है। अब आप अच्छा ये भी समझ लो, यहाँ ऊष्माक्षेपी को दहन कहा जाता है। जब आप किसी चीज को जलाते हो तो क्या ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है? निकलती है ना, तो वही तो है, काफी आसान तरीके से समझ गए। जैसे उदाहरण में हमारा प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब जो हमारा प्राकृतिक गैस है उसका दहन, जैसे हमारा मेथेन है, CH4 है, यानी कि मेथेन। मेथेन हमारा किस अवस्था में है? गैस की अवस्था में है। और इसका हम लोग O2 यानी कि ऑक्सीजन से, मतलब 2O2 कर देना, ऑक्सीजन से यानी कि गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या? देखो आपका जो बाहर निकलेगा वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक है, एंड ये भी गैस की अवस्था में है और ये भी हमारा गैस की अवस्था में, बगल में लिख लेना, और प्लस ऊष्मा रहेगा। देखो ऊष्मा को प्लस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्लस ऊष्मा रखा है। बस हो गया। अब नाम मैं एक एक का बता देता हूं। ये हमारा है मेथेन, ये है ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने से कोई मतलब, मैं लिख देता हूं। ये है हमारा मेथेन, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल। बस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अब आपको बताना है। देखो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऊष्माशोषी में आपका माइनस ऊष्मा होगा, जैसे N2, अब नाम नहीं लिखूंगा, N2 का नाइट्रोजन समझ लेना, O2 का ऑक्सीजन समझ लेना, तो यहां हमारा 2NO बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन यहां आपका माइनस ऊष्मा रहेगा। क्या रहेगा? माइनस ऊष्मा रहेगा। बस ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमारा माइनस ऊष्मा का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। बस यही तो आपको समझना है, मेन चीज जो मैंने आपको बता दिया, यही तो इसमें मेन फंडा है। ठीक है, अब आपको समझना है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है।
तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो कहोगे सर ये तो हलवा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का त्याग होगा, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, समझो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल को मैं समझाता हूं, एक ही एग्जांपल समझोगे या और समझोगे। जैसे हमारा कॉपर है, इसमें हमारे मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया CO2। चलो मैं आपको नाम लिख देता हूं। यहां हमारा कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बस यही आपको समझना था। अब अगर एक और एग्जाम्पल बताऊं, इससे ज्यादा मतलब जगह नहीं है। यहां हमारा सल्फर है, S गंधक और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, यहां हमारा संयोग करा SO2 बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। बस अब यहां मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक है, ये आपका सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। बस, तो ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी समझ में आ गया। अब आप लोग समझो, निम्न को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। संक्षारण पहला है, इसको परिभाषित करना है, दूसरा विकृत गंध्यता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संक्षारण के बारे में। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, कोई भी धातु है वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब जैसे नमी होता है, आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है। क्या होती है? तो यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, एंड चांदी के ऊपर जैसे मतलब इस प्रक्रिया को संक्षारित कहते हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जांपल के चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, क्या कहा मैंने? चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना ही हमारा संक्षारण का उदाहरण। विकृत गंध्यता को समझ लो, ये सब बहुत आसान है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ को वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें से विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को विकृत गंध्यता कहते हैं। मतलब जब वसा और तेल में जो चीज बनाया जाता है उसको पैकेट में क्यों रखा जाता है? कि वो खराब ना हो, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अचार व मुरब्बे की खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंध्यता का उदाहरण है। देख सकते हो ना, अचार या मुरब्बा को जब खुली स्थान पर रख दो तो उसमें फफूंद आने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। अब मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। पहला एक ही प्रश्न है, इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए। तो अब मैं आपको ये तो नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अगर मैं आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे बुक का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। लेकिन इसको समझने के लिए जैसे आप समझो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको लिख देना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है सभी को पता होगा, जब दो या मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलते हैं तो नए उत्पाद या नए पदार्थ बनाते हैं, वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषित, सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख डालो, वही हमारा हो जाएगा ये पूरे का उदाहरण। आप उदाहरण सब कुछ परिभाषा लिख देना, सब कुछ बस हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया चैप्टर फर्स्ट के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब कुछ ऐसे ही मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।